लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारे रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को जूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बनाकर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल। एक रोज शाम के वक्त हिना अपनी माँ के साथ बैठी हुई होती है। तभी वो अपने फोन में अपनी माँ को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, ये लड़की कितनी मॉडर्न एंड टॉल है, ये मेरे भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी। तभी उस घर की बड़ी बहू मानसी वहां आती है। चलिए माँ जी, हिना दीदी खाना लग गया है। बहू यहाँ तो आ, ये देख हम तेरे देवर के लिए रिश्ता.com की साइट पे लड़की ढूंढ रहे हैं, जो कि सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। अब तेरे गरीब मायके वालों ने दहेज के नाम पर 1-2 चीज पकड़ा दी बस, इसलिए अब मैं अपनी छोटी बहू अमीर खानदान की लाऊंगी, जो कि भर भर कर दहेज लाए। हाँ, वो अपनी बड़ी बहू को ताने दे ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा हितांश एक मॉडर्न लड़की के साथ घर आता है। उन दोनों के गले में वरमाला डली हुई थी। हितांश बेटा, ये लड़की कौन है? माँ ये जूली है और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? मैं नहीं मानती इस शादी को। हाँ तो किसे फर्क पड़ता है आपके मानने या ना मानने से? वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं जानती हूँ, जरूर इस डायन ने ही तुझे भड़काया होगा। मैं इस डायन को हरगिज अपनी बहू नहीं मानूंगी। भले ही आप ना मानो, लेकिन लीगली तौर पर मैं ही तो हूँ आपकी बहू। इसलिए अब जल्दी से जाइए और आरती की थाली लाकर मेरा गृह प्रवेश कीजिए। सास बेमन से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। जूली हितांश के साथ अपने कमरे में चली जाती है। हे राम, माँ अपनी इस नई छैल छबीली के तेवर देखे, इसके तो रंग ढंग ही अलग है, बड़ा ही घमंड है इसमें। तू चिंता मत कर बेटी, कल इसका ससुराल में पहला दिन है, तुम देखना अगर मैंने भी इसका घमंड चूर चूर नहीं किया तो। अगले दिन सुबह हितांश के पिता यानी जूली के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, विमला देखो तो, सुबह के 10 बजने को है और ये नई बहू अभी तक अपने कमरे में सोई पड़ी है, और आज इसका रसोई में पहला दिन है और ये अभी तक अपने कमरे में है। तुम रुको जी, अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, अरे ओ नई बहू। कुछ देर बाद जूली वहां आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह इस घर को मच्छी बाजार बना कर रखा है? छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? हितांश, हितांश जरा बाहर आना तो। अब क्या हुआ जूली डार्लिंग? तुम चुपचाप से अपने बाप को समझा लो कि वो मुझसे तमीज में रहकर बात किया करे। पिताजी, आपने सुना जूली ने क्या कहा? नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है क्या तुझे कि तू अपनी बीवी का जोरू का गुलाम बन जाए? बस आपसे ही सीखा है पिताजी। जूली की सास खाने की लिस्ट नई बहू के हाथ में देती है और कहती है, ये ले, ये तेरी पहली रसोई की लिस्ट है, आज तुझे ये सब खाना हम सबके लिए बनाना है। और हाँ, उसके बाद किचन की साफ सफाई भी कर देना। सासू माँ, ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही सफाई करूंगी। बहू आई है घर में, कोई काम वाली बाई नहीं जो उसे आते ही काम बता दिए। भले ही ससुराल में मेरा पहला दिन हो, लेकिन इस पहले दिन से ही अब आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननद जी, पहले तो आप इस घर की साफ सफाई करोगी और सासू माँ आप बनाएंगी खाना, और वो भी मेरी पसंद का। मैं ये सब नहीं करूंगी, समझी? देवरानी जी, ये सब क्या कह रही हैं आप? हम इस घर की बहू हैं और ससुराल वालों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जेठानी जी, इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काहे का फर्ज? इनके साथ तो यही होना चाहिए। बड़ी जुबान चलती है तेरी, मैं तो तुझे छत से धक्का ही दे दूंगी, फिर तू भूतनी बनकर भटकती रहना। और ये हो गई आपकी कही बातों की सारी रिकॉर्डिंग। अब अगर सासू माँ आप बैठ जाते हैं
अरे विवान बेटा, तुम तो शाम तक आने वाले थे, फिर इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बस कुछ काम की वजह से थोड़ा देर हो गई, इसलिए मैं एक रिक्शा भाड़े पर लेकर आ गया हूँ। दोनों की बातों के बीच माया बाहर आ गई। अरे दामाद जी, तुम आ गए, लेकिन इतनी देर कैसे हो गई बेटा? तुमने तो कहा था कि तुम शाम को आ जाओगे। माँ जी, काम की वजह से थोड़ा देर हो गई। वैसे आप कैसी हैं? और सीता कहाँ है माँ जी? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ और सीता तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रही है। भाग्यवान, तुम भी जाकर सीता की मदद कर दो, ताकि दोनों आराम से खाना खा लें और जल्दी घर के लिए रवाना हो सके, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। रामलाल के ऐसा कहने पर माया रसोई की ओर चली गई। कुछ समय बाद माया और सीता खाना लेकर बाहर आ गई। दामाद जी, आज तुम्हारे आने की खबर सुनकर तुम्हारे लिए ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है बेटा, जी भर कर खाओ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, लेकिन गंगा दीदी और उनके जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वे दोनों नहीं आए? अपने पति की ये बात सुनकर सीता गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे जी, इस समय उन लोगों के बारे में पूछने की क्या जरूरत है भला? आपके लिए माँ और मैंने इतने अच्छे से ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है, आप पिताजी के साथ आराम से खाना खाइए। सीता की ऐसी बातें सुनकर रामलाल के मन में गुस्सा तो आया, लेकिन विवान के सामने उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। बेटे विवान, ये सब बातें छोड़ो और पहले खाना खा लो। तुम दोनों भी रसोई में जाकर खाना खा लेना। उसके बाद देर न करते हुए विवान और सीता घर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। रामलाल के ऐसा कहने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। विवान और रामलाल खाना खाने लगे। दूसरी तरफ माया और सीता भी खाना खाने के लिए रसोई चली गई। कुछ समय बाद विवान और सीता रिक्शे पर बैठकर घर की ओर चल पड़े। भाग्यवान, आज मैं काम की वजह से तुम्हें लेने नहीं आ पाया। माँ जी और पिताजी ने कुछ कहा तो नहीं ना? और तुम अकेली ही आई हो या पिताजी तुम्हें छोड़ने आए थे? नहीं जी, माँ जी और पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं अकेली ही आ गई, क्योंकि उस समय पिताजी बाजार गए हुए थे। और आप तो जानते ही हैं, माँ और सीता मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ ना। भाग्यवान, इन बातों को लेकर ज्यादा फिक्र मत करो। कभी ना कभी अचानक कुछ ऐसा भी हो सकता है कि माँ जी और सीता तुम्हें खुद अपना लें। और पिताजी तो तुमसे प्यार करते ही हैं। उनके मन में कभी तुम्हारे लिए कोई भेदभाव आया ही नहीं। अपने पति रमेश की ये बातें सुनकर गंगा थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा भला क्या हो जाएगा कि माँ जी और सीता मुझे अपना लें? वे दोनों तो बचपन से ही मुझे ताने सुनाती आई हैं। अरे भाग्यवान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कभी ना कभी सब ठीक हो ही जाएगा। और इन 2 दिनों में तुम घर पर नहीं थी, इसलिए घर का सामान भी खत्म हो गया है। एक काम करते हैं, कल हम दोनों साथ साथ बाजार चलेंगे और घर की जरूरत का सारा सामान ले आएंगे। हाँ जी, ठीक है, लेकिन कल आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अगर काम रुक गया तो पैसों की समस्या हो सकती है। नहीं भाग्यवान, कल कोई काम नहीं है। कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। इन 2 दिनों में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब तुम आ गई हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, अभी वो सब बातें छोड़िए। आप दिन भर काम करके आए हैं, थक गए होंगे। मैंने खाना बना लिया है, चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। भले ही सौतेली माँ माया ने गंगा के साथ भेदभाव करते हुए उसकी शादी एक गरीब लड़के से करा दी, लेकिन रमेश बहुत अच्छा लड़का है। गरीबी भरे इस जीवन में भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में महिंद्रा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में एकमात्र उसकी बेटी थी, जिसका नाम रानी था। बिरजू ने बहुत ही शौक से रानी को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। बिरजू की बेटी रानी बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में ठाकुर प्रताप सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था।
वो अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उस जमीन के बदले वो गरीब किसान से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार ठाकुर सिंह बहुत ही ज्यादा लालची था। वो गरीब किसानों को बहला फुसलाकर पहले तो अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और ये गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारे सारा काम करते रहते हैं। इसे कहते हैं दिमाग हो तो ठाकुर सिंह के जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है यह आप भली बात ही जानते हो। मालिक, यहाँ क्या, अगल बगल की और भी गांव पर आप ही का राज्य है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्त पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल में अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास एक महिंद्रा नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम महेंद्र है और मैं पास के ही गांव रामपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है महेंद्र, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने पहले कुछ शर्त रखता हूँ, ठीक है? ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपकी क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद महेंद्र अपने घर चला जाता है। और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। महेंद्र उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है